नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 और इन्फोर्समेंट दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले दोस्तों हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह आपको केबीसी नैनो बुक से लेकर आए हैं, जो कि यह न्यू बुक आया हुआ है रहमान सर का। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। जबकि आपको ऑप्शन बी में दे रहा है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और ऑप्शन सी में दे रहा है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से आपको सूखा रोग यानी कि रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 2 में दे रहा है कि कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबा और टीन का मिश्र धातु है आपको कांसा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 3 में कह रहा है कि पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यह वन वायु भूमध्य रेखा के निकट और 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। और यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है जो पृथ्वी के धरातल का लगभग 8% भाग घेरे हुए है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या लेमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग किया जाता है। और पॉलीएमाइड यानी कि केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपको कह रहा है, छोटा हम कर देते हैं। 7 में आपको कह रहा है कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह छोटे बच्चों में पाया जाता है। प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षघात या सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकास है। और यह विकास विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर यानी कि संचालन नियंत्रण केंद्र में हुई किसी क्षति के कारण होता है। और यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चे को होती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको कह रहा है कि पराश्रव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से
अधिक। प्रसरव तरंगे वे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और इन तरंगों का सबसे पहले गाल्टन ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया था और मनुष्य के कान इन तरंगों को सुन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवृत्ति। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अस्थि मज्जा। आपको लिम्फोसाइट का निर्माण मानव शरीर के अस्थि मज्जा तथा थाइमस ग्रंथि में होता है और यही कारण है कि इन्हें लिम्फ ऊतक कहते हैं और लिम्फोसाइट विभिन्न रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11 में आपको कह रहा है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सल्फोनेट। डिटर्जेंट ऐसे पृष्ठ संक्रियक पदार्थ है जिसके तनु विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है और यह प्रायः एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट होते हैं जो साबुन के समान ही होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 में आपको कह रहा है कि बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिनोल तथा फार्मेलिडहाइड। यानी कि बैकेलाइट एक प्रारंभिक प्लास्टिक है और यह एक थर्मोसेटिंग फिनोल फार्मोलाडिहाइडर है जो फार्मलडेहाइड के साथ फिनोल के संघनन प्रतिक्रिया से बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 में आपको कह रहा है कि जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि CuSO4.5H2O आपको जलयोजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न संख्या आपको 15 में कह रहा है कि चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एसिटिक एसिड। चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न संख्या आपको 16 में बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। रियासत दिया हुआ है और शासक दिया हुआ है तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वारांगल जो है वह रामचंद्र देव जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। आपको अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे और 1312 ईस्वी में रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। यानी कि यहाँ पे शंकर देव आपको हो जाएगा देवगिरी का शासक शंकर देव और उनके मृत्यु के बाद आपको अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक शंकर देव थे और 1312 में रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17 में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंधार कला जो हो जाएगा वह हो जाएगा कुषाण। उसके बाद जूनागढ़ शिलालेख जो हो जाएगा वह रुद्रदामन प्रथम हो जाएगा और मिलिंद जो है वह आपको मिनेंडर हो जाएगा और तक्ष शिलालेख जो हो जाएगा वह आपको पतिक हो जाएगा। यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18 में आपको कह रहा है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था।
18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुसैन शाह। जौनपुर के सरकी राजवंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था और उसे दिल्ली के लोधी सुल्तान बहलोल लोधी ने पराजित किया एवं जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धर्मपाल। विक्रमशिला विहार वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने कराई थी और यह महाविहार 4 शताब्दियों तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गाय को। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दंती दुर्ग ने। दक्कन में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे और 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। और जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याचक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय तत्व प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 में आपको कह रहा है कि चंगेज खां का मूल नाम था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेमुचिन। चंगेज खां का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया को उत्तरी भाग में ओरेनेन नदी के निकट हुआ था और उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 में आपको कह रहा है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे और इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी और बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक के रूप में संपादित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 में आपको कह रहा है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 में आपको कह रहा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। मेजर जनरल स्लीमन एक ब्रिटिश सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी था जिसने 1830 में ठगों का उन्मूलन किया था और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 में आपको कह रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि C.R. दास ने लिखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 में आपको कह रहा है, छोटा कर देते हैं। 28 में आपको कह रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बालपुत्र देव। नेक्स्ट देख लेते हैं। बालपुत्र देव आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 29 में आपको कह रहा है कि इनमें से
किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध मूलतः राजनीतिक से है और इसमें शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास का वर्णन किया गया है और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए ग्रंथ की रचना की थी और यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा हुआ है। और कौटिल्य ने इस पुस्तक में राजा के लिए कुछ प्रमुख कर्तव्य बताया है। इसमें कहा गया है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 में आपको कह रहा है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया और इस समय भारत में अकबर का शासन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन था? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। 33 में आपको कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 में आपको कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माफ़ कीजिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को आपको अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुई थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी, यानी कि 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 में कह रहा है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 में कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगुलहास जो है आपको यह शीत महासागर धारा नहीं है। अगुलहास दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मालदीव जो मलाबो दे रहा है यह आपका सही सुमेलित नहीं है। मालदीव की राजधानी माले है, जबकि मलाबो इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है और गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ सही है। ताइवान की ताइपे सही है और निगारागुआ की मानागुआ सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 में पर्वतीय दायरा दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, आपको सही सुमेलित करना है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माना दारा जो है आपको उत्तराखंड में है, उसके बाद नाथुला दारा सिक्किम में, उसके बाद जोजिला दारा जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश में है और शिपकिला दारा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, गलत हम बता दिए। आपको माना दारा जो है आपको उत्तराखंड में है और नाथुला दारा सिक्किम में, जोजिला दारा जो है वह आपको जम्मू कश्मीर में है और शिपकिला दारा जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। यानी कि 1 का 4 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा और 3 का जो है वह आपको सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि 1 का 4, उसके बाद बी का 1, उसके बाद सी का 2 और डी का 4, यानी कि
डी का माफ़ कीजिएगा, डी का 3, यानी कि 4123, 4123 आपको शिपकिला दरा जो है वह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी कि डी का 3 हो जाएगा, यानी कि नहीं दिया हुआ है 23, 4123, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39 में आपको कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आजीविकों ने। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे, जैसे सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर आदि। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैरन द्वीप जो है वह आपको ज्वालामुखी द्वीप है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41 में कह रहा है कि नीरी स्थित है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको नागपुर में स्थित है। वर्ष 1985 में केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के रूप में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी नागपुर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42 में आपको कह रहा है, 42 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोडा जो केरल दे रहा है यह आपका सही नहीं है। टोडा जनजाति द्रविड़ियन समूह से संबंधित है तथा तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। और भील गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है और कोटा तमिलनाडु सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 44 में कह रहा है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चादरी अवरक के उत्पादन में भारत जो है वह अग्रणी है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45 में आपको कह रहा है कि भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47 में कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गेहूं के उत्पादन से। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 48 में कह रहा है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नकर्से से। 1953 में अर्थशास्त्री रेगनर नकर्स ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का विस्तार से वर्णन किया और यह मत व्यक्त किया कि गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीब बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49 में आपको कह रहा है 49 में कि राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोना खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 51 में कह रहा है कि 19 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 52 में आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में कूट दिया हुआ है, छोटा कर देते हैं। 52 में कह रहा है
कि विश्व की 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 और 3, यानी कि परिप्रशांत पेटी और हिंद महासागरीय, माफ़ कीजिएगा, 2 और 3, यानी कि मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 80% सक्रिय ज्वालामुखी जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में पाया जाता है, यानी कि 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 53 में आपको कह रहा है कि भारत अवस्थित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 60 से 97 डिग्री 25 पूर्वी के मध्य आपको भारत अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 में कह रहा है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 55 में कह रहा है कि रेगुड़ किसका नाम है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह काली मिट्टी का नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56 में कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 89 तारामंडल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 57 में कह रहा है कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। 58 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना नहीं भूलें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में कह रहा है आपको कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, यह आपको बताना है। 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी घाट। भारत का पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉट स्पॉट है और पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को रोकता है और इन पहाड़ियों की पश्चिम ढलानों पर हर वर्ष भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 60 में कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 61 में कह रहा है कि गदर आंदोलन की स्थापना की थी। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 62 में कह रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायती राज अधिनियम से। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1992 में पारित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 64 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और केवल मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 65 में आपको कह रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 310 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 66 में कह रहा है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 67 में कह रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव
कब हुआ था? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ और कुल 489 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 364 सीटों पर विजय हासिल की। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 68 में आपको कह रहा है 68 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 69 में आपको कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चूंकि यह एक अस्थायी सदन है, अतः 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 70 में आपको कह रहा है कि हुडको का अर्थ है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71 में कह रहा है कि 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5.6% आपको निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72 में आपको कह रहा है कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 73 में कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 74 में आपको कह रहा है कि लोकसभा निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 31वें संशोधन के द्वारा। 31वें संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा अन्य बातों के साथ साथ लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नगर और छोटे शहरों। नगर पालिका परिषद मध्यम आकार के नगर में होता है, जबकि नगर निगम बड़े नगर में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 76 में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 76 में आपको कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 अप्रैल को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है और अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78 में आपको कह रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुनाव आयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 79 में कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्लियामेंट के। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट में आपको मैथ दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें भी आपको मैथ है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घाटा हुआ है इसमें। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 82 में आपको कह रहा है कि अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी कौन था। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनी बेसेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या
83 में मैथ दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16.0 सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 84 में कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। 84 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 24। नेक्स्ट देख लेते हैं। 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 85 में आपको कह रहा है कि 85 में कह रहा है कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि संबंधित सलाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है, जबकि राष्ट्रपति उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 86 में कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह पुलिकट झील के आपको निकट है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 88 में कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 89 में कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मद्रास में। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 90 में कह रहा है कि उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरोद। नेक्स्ट देख लेते हैं। 91 में आपको कह रहा है कि भारत में सबसे छोटा दिन होता है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 दिसंबर को। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 92 में कह रहा है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महानदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 93 में कह रहा है कि सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वीनस जो है यह आपको सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 में मैथ दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8.1%। नेक्स्ट देख लेते हैं। 95 में आपको कह रहा है 95 में कह रहा है कि आय जो जमा है और उसकी विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जमा पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 96 में आपको कह रहा है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 97 में आपको कह रहा है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 98 में आपको कह रहा है कि विद्युत सेल स्रोत है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 99 में कह रहा है कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घटती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा 100 नंबर कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे ये बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 और इन्फोर्समेंट दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। इससे पहले दोस्तों हम एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।